नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेखा शास्त्र के पूरी पुस्तक से मैंने 30-35 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अलाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो अलाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य समाज सेवा, जन कल्याणकारी कार्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राप्ति व भुगतान खाता किस प्रकृति का खाता होता है? तो प्राप्ति व भुगतान खाता वस्तुगत प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आय व्यय खाते में डॉट डॉट मदें ही दिखाई जाती है। तो आय व्यय खाते में केवल आयगत मदें ही दिखाई जाती है, न कि पूंजीगत मद। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राप्ति व भुगतान खाते में किस प्रकृति की मदें दिखाई जाती है? तो प्राप्ति व भुगतान खाते में दोनों प्रकार की मदें दिखाई जाती है। पूंजीगत मद भी इसमें आती है और आयगत मद भी उसमें आती है। तो उस वर्ष में किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त होती है इन अलाभकारी संस्थाओं को, तो वो प्राप्ति व भुगतान खाते में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंदा किस प्रकृति की मद है? तो चंदा आयगत प्रकृति की मद है। चंदा अलाभकारी संस्थाओं का एक मूल स्रोत है इनकम का। तो ये जो मद है वो एक आयगत प्रकृति की मद है, जिसे आय व्यय खाते में दिखाया जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में भी दिखाया जाता है और इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आय व्यय खाते में आने वाली मद को हमें यह ज्ञात करना पड़ता है और वो ज्ञात करके उसी वर्ष से संबंधित आय व्यय खाते में इस चंदे की राशि को दिखाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मानदेय क्या है? मानदेय अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए बाहरी व्यक्तियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान मानदेय कहलाता है। मतलब अलाभकारी संस्थाओं में या अन्य किसी संस्थाओं में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके अलावा बाहरी व्यक्तियों को जो भुगतान किया जाता है, यानी कि अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए जो बाहरी व्यक्तियों को अतिरिक्त भुगतान किया जाता है उसे मानदेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वसीयत में प्राप्ति मद दिखाई जाती है। तो वसीयत में प्राप्ति पूंजीगत मद है, चिट्ठी में पूंजी कोष में जोड़कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। तो यह भी एक पूंजीगत प्राप्ति है, तो इसे भी चिट्ठी में पूंजी कोष में जोड़कर दिखाते हैं। वसीयत में प्राप्ति, आजीवन सदस्यता शुल्क दोनों पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो इसे चिट्ठी में पूंजी कोष में जोड़कर ही दिखाते हैं। और स्थायी संपत्तियों की विक्रय भी एक पूंजीगत प्राप्ति है, तो उसे भी पूंजीगत आय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व होता है। कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। उसी प्रकार साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निजी व सार्वजनिक कंपनी में क्रमशः न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। तो निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निजी व सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। तो निजी कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1 लाख होनी चाहिए और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी 5 लाख होनी चाहिए। और निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या, सार्वजनिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, निजी कंपनी में 200 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से अंशधारकों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है? तो असंचय पूर्वाधिकार अंशों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और
किसी प्रकार के अंशधारकों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, सारणी F के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर कितने प्रतिशत से ब्याज वसूल करती है? तो बकाया मांग पर कंपनी ब्याज वसूल करती है 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13, सारणी F के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग की राशि पर कितने प्रतिशत ब्याज दे सकती है? तो बकाया मांग पर 10% ब्याज वसूल करती है। तो उसी प्रकार अग्रिम मांग पर जो कंपनी को अंशधारक होते हैं वो अग्रिम मांग चुकाते हैं तो उस पर उसको 12% ब्याज दे होता है। तो बकाया मांग पर 10% और अग्रिम मांग पर 12% ब्याज की रेट है, तो इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी अधिनियम 2013 कौन से अंशों को निर्गमन की अनुमति नहीं देता? तो निर्गमन की अनुमति नहीं देता है वो है अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 निर्गमन की अनुमति नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में व्यक्त पूंजी की अधिकतम राशि कहलाती है। तो वो पंजीकृत या अतिरिक्त पूंजी होती है कंपनी की, वही पार्षद सीमा नियम में व्यक्त होती है। जो अधिकतम राशि होती है वो होती है अधिकृत पूंजी। अगला क्वेश्चन है, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी की समापन पर ही मांगा जा सकता है। तो न मांगी गई पूंजी का भाग है तो वो संचित पूंजी कहलाती है, जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रदत्त पूंजी से क्या आशय है? पेड अप कैपिटल जिसे बोलते हैं। तो ये होती है मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान अंशधारकों द्वारा कर दिया गया है। तो ये प्रदत्त पूंजी जो होती है वो मांगी गई पूंजी का भाग होती है जो जिसका भुगतान अंशधारकों द्वारा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अंशधारकों की दो मांगों के मध्य कम से कम कितना समय होना चाहिए? तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के मध्य 1 माह का अंतर होना चाहिए, यानी कि दो मांगों के मध्य 1 माह का अंतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 20, ऋण पत्रधारी होते हैं। तो ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, न कि स्वामी, और समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, ऋण पत्रधारी ब्याज प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अधिअभिधान क्या है? निर्मित किए गए ऋण पत्रों की अपेक्षा अधिक आवेदन प्राप्त होना ही अधिअभिधान कहलाता है। मतलब जो निर्मित किए हैं उससे अधिक आवेदन आ जाए तो वो अधिअभिधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी के स्वामी किसे कहा जाता है? तो कंपनी के स्वामी समता अंशों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंपनी की पूंजी जो छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है, ऐसे प्रत्येक इकाइयाँ कहलाती है। तो उसे अंश बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष कंपनी में वित्तीय वर्ष कौन सा माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च को जब खाते बंद होते हैं तो उसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी अधिनियम 2013 में स्थिति विवरण का प्रारूप दिया गया है। तो स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट का प्रारूप अनुसूची 3 के भाग 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा विवरण जो
कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है तो वो स्थिति विवरण कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाती है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक चिट्ठी में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? जनरल रिजर्व को कहाँ दिखाया जाता है? तो वो संचय एवं अधिक के रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। ऊपर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 कि स्थिति विवरण का प्रारूप दिया गया है तो अनुसूची 3 के भाग 1 में दिया गया है और लाभ हानि का विवरण वो दिया गया है अनुसूची 3 के भाग 2 में दिया गया है, तो इनको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो उत्पन्न होता है, तो स्थगित कर दायित्व उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम होती है तो उत्पन्न होता है, तो स्थगित कर संपत्तियां उत्पन्न होती है जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो। क्वेश्चन नंबर 31, ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन पर बट्टे की राशि को अपलिखित किया जाता है। जब ऋण पत्रों को निर्गमन करते हैं बट्टे पर और जो बट्टे की राशि होती है तो उसे अपलिखित किससे किया जाता है? तो अपलिखित उसको पूंजीगत लाभों से व लाभ हानि विवरण से किया जाता है और बट्टे की राशि को डेबिट किया जाता है जब उसे निर्गमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंश हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद हरण खाते का शेष कहाँ हस्तांतरण किया जाता है? तो ये पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण किया जाता है जब अंशों का हरण कर लिया गया है, फिर हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करते हैं, उसके बाद जो हरण खाते में शेष बचता है तो उसको पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तक में दर्ज नहीं होता कौन से कहलाते हैं? तो वो होते हैं वाहक ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 34, व्यापारिक देयता में शामिल किया जाता है, तो व्यापारिक देयता में लेनदार व देय बिलों को शामिल किया जाता है। व्यापारिक प्राप्य में देनदार और प्राप्य बिलों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आकस्मिक दायित्वों को कहाँ दिखाया जाता है? तो आकस्मिक दायित्वों को चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं में ऋण पत्रधारी होते हैं, तो वित्तीय विवरण होते हैं उनके उपयोगकर्ता हैं आंतरिक और बाह्य, तो जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन 37 है, वित्तीय ऋण के उपयोगकर्ताओं में अंशधारक होते हैं, तो ऋण पत्र के उपयोगकर्ताओं में ऋण पत्रधारी तो बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं और अंशधारक जो होते हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, और इसमें प्रबंधक भी आंतरिक उपयोगकर्ता ही माना जाता है। तो ये थे हमारे कुल 37 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आप इनको अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छे से याद भी करके जाइएगा, परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।